Student, welcome to my YouTube channel History Mantra. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुप्तकालीन स्वर्ण काल की। गुप्त काल स्वर्ण काल था, इसके ऊपर जो है एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या गुप्त काल स्वर्ण काल था। कुछ इतिहासकारों ने गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा है और उन्होंने यह भी कहा है कि इससे अधिक सुखमय जीवन कभी नहीं रहा। इसमें राष्ट्रवादी इतिहासकार जो है शामिल हैं और राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने साम्राज्यवादियों को चुनौती देने के लिए गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा। ये वो समय था जब भारत जो है अंग्रेजी शासन के अधीन था। इन राष्ट्रवादी इतिहासकारों द्वारा अंग्रेजी इतिहासकारों या पश्चिमी इतिहासकारों को जो है चुनौती दी गई और भारतीय संस्कृति या भारतीय इतिहास को अच्छा दिखाने के लिए उन्होंने जो है गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा। स्वर्ण काल के संदर्भ में कहा गया कि गुप्त काल में केंद्रीकरण था, संस्कृत में साहित्य की रचना हुई, उच्च किस्म की कला का विकास हुआ जैसे कि स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, जो कि हमें बाघ, अजंता व बादामी इत्यादि में दिखाई देती है। संस्कृत भाषा व हिंदू धर्म का विकास हुआ। हिंदू धर्म में शैव और वैष्णव धर्म का विकास हुआ। कालिदास की रचनाएं, पुराणों का विकास, सिक्के व अभिलेख जारी किए गए। यह समय आर्थिक प्रगति और सामाजिक समरसता का काल था। ये सब जो है गुप्त काल का जो स्वर्ण काल है उसमें सब ये सारी चीजें जो हैं शामिल थी। और इस दौरान जो है कई संस्कृत साहित्य की रचना भी की गई थी। संस्कृत साहित्य में कालिदास ने मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभव, ऋतु संहार, अभिज्ञान शकुंतलम इत्यादि रचनाएं लिखी। शूद्रक ने मृच्छ कटिकम लिखा और विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा। ये रचनाएं संस्कृत में की गई जो कि कुलीनों से जुड़ी हुई थी। संस्कृत भाषा जो है दरबारी भाषा थी और कुलीनों से जुड़ी हुई थी। वही अधिकांश सामान्य जन प्राकृत भाषा ही बोलते थे। दरबारी नाटक या संस्कृत काव्य में गुप्त शासकों के नामों का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन पुराणों में गुप्त शासकों का उल्लेख मिलता है। कालिदास ने अपने ग्रंथों में महिला की स्थिति को आदर्श रूप दिया है, अर्थात वह प्रश्न नहीं करती है। शूद्रक ने भी जो है ऐसे ही चित्रण अपने साहित्य में किया है। गुप्तकालीन स्थापत्य की अगर हम बात करें तो गुप्त काल के मंदिर सांची, देवगढ़, भीतरगांव, तिगवा और भुमरा से मिलते हैं। ये ईंट या पत्थर के बने हैं और इनका आकार छोटा है। देवगढ़ का मंदिर विष्णु से जुड़ा है। शिव मत से जुड़े मंदिर को नचना कुठार व नागौर से प्राप्त किया गया है। मूर्तियों में विष्णु के अवतारों, देवियों व शिवलिंग के उल्लेख मिलते हैं। ये मूर्तियां हमें विदिशा, एरण और उदयगिरी से मिलती हैं। माना जाता है कि गुप्त काल में वैष्णव धर्म का प्रसार दक्षिण पूर्व एशिया की ओर भी हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें शैव और वैष्णव के अलावा बौद्ध मूर्तियां भी जो है मिलती हैं जो कि सारनाथ से उपलब्ध होती हैं। और अजंता की गुफाओं का निर्माण किया गया। अजंता की गुफा का निर्माण सातवाहन व वकाटक काल में किया गया। इस गुफा की प्रतिमा और चित्रकारी महायान बौद्ध से जुड़ी है। बाघ, कान्हेरी और औरंगाबाद की गुफाओं के निर्माण का भी यही समय है। इसी समय नागार्जुन, आर्यदेव, असंग, वसुबंधु और दिगनाग जैसे बौद्ध प्रतिपादक मौजूद थे। 313 ईस्वी में जैन धर्म की परिषद एक साथ मथुरा व वल्लभी में की गई। 453 ईस्वी में जैन धर्म के ग्रंथों का मानकीकरण करने के लिए वल्लभी में परिषद की गई और जैन ग्रंथों का लिपिकरण किया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि न केवल शैव और वैष्णव धर्म का जो है विकास हुआ, बल्कि जो बौद्ध और जैन धर्म थे वो भी जो है इस दौरान बने रहे थे। अब हम गुप्तकालीन आर्थिक आयाम के ऊपर चर्चा करते हैं। ईसा की प्रारंभिक सदियों के दौरान रोमन सिक्कों का आना बंद हो गया और कुछ समय बाद रोमन साम्राज्य बिखर गया। बैजेंटिया साम्राज्य के साथ व्यापार हो रहा था, किंतु जब इन्होंने रेशम के उत्पादन की कला सीख ली तो ये व्यापार बंद हो गया। इसी कारण गुजरात के रेशम बुनकर अपना पुराना पेशा छोड़कर मध्य प्रदेश के दसपुर में जा बसे और नया व्यवसाय आरंभ कर लिया। गुप्त काल में उत्कृष्ट सोने के सिक्के जारी किए गए थे, जिनके दिनार कहा जाता है। इनका प्रयोग बड़े आर्थिक हस्तांतरण के लिए किया जाता था, जैसे कि बड़ी मात्रा में भूमि खरीदना हो। चांदी व तांबे के सिक्के बहुत ही कम संख्या में प्राप्त होते हैं। चीनी यात्री फाहियान ने कोड़ियों के प्रचलन की बात कही है। दूसरे देशों के साथ व्यापार का ह्रास हुआ।
माल का उत्पादन कम हो गया। कौशाम्बी, हस्तिनापुर, अहिच्छत्र और तक्षशिला जैसे शहरों का पतन हुआ। ये कुषाण कालीन महत्वपूर्ण शहर थे। अयोध्या और मथुरा दोनों राम व कृष्ण से जुड़े होने के कारण बने रहे। ऐसा नहीं था कि गुप्त काल में एकदम शहरी केंद्र नहीं थे। 5वीं शताब्दी के अंत में गुप्तकालीन सिक्कों में खोट देखी गई। आरंभिक सिक्के अच्छी शुद्धता के थे। लगभग 475 ईस्वी में सिक्कों में जो है खोट देखी गई। सिक्कों की कमी जो है निरंतर होती गई और सिक्कों की कमी के कारण अधिकारियों को सेवा के बदले भूमि इत्यादि का दान दिया जाने लगा। भूमि दान पाने वालों ने कृषि को बढ़ावा दिया। अर्थव्यवस्था का ग्रामीणीकरण हुआ। एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का विकास हुआ जिसमें वस्तुओं का उत्पादन स्थानीय जरूरत के हिसाब से होता था। भूमिधारकों ने कृषकों को भूमि से बांध दिया। इसका अर्थ है कि वो जो है सिर्फ कृषि करेंगे और अपने गांव या क्षेत्र को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। कृषकों से विष्टि व कर लिया गया जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। इस काल में ही कृषि दासता का आरंभ हुआ। अब हम गुप्तकालीन सामाजिक आयाम की बात करते हैं। इस समय जातियों की संख्या में वृद्धि होती गई। लगभग 100 जातियों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। राजपूत, कायस्थ और महत्तर जैसी जातियों का विकास हुआ। गुप्त काल में जातिगत भेद व कठोरता थी। विभिन्न वर्ण के लोगों के आवास का आकार भिन्न भिन्न होता था। शूद्र का आवास सबसे छोटा होता था जिसमें 2 कमरे थे। शूद्र को कर्ज पर ज्यादा ब्याज देना पड़ता था। वर्णों में भोजन संबंधी निषेध भी थे। समाज व वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राजा धर्म का सहारा लेता था। कर्म फल का सिद्धांत विकसित हुआ जिसमें कहा गया कि मनुष्य के सौभाग्य व दुर्भाग्य का कारण उसके पूर्व जन्म के कर्म है। चंडालों की स्थिति खराब थी। चंडालों के स्पर्श करने से लगने वाले पाप से बचने के लिए प्रायश्चित की व्यवस्था की गई। चीनी यात्री फाहियान कहता है कि नगर या बाजार में प्रवेश करने पर चंडालों को लकड़ी से ठक ठक करके अपने आगमन की सूचना देनी पड़ती थी ताकि लोग उससे दूर हो जाएं। आइए अब हम जानते हैं कि गुप्त काल में स्त्री की दशा क्या थी। स्त्री का जीवन पुरुषों के अधीन था। ये पुरुष की संपत्ति जैसी थी। इन्हें शिक्षा नहीं दी जाती थी। ये घरेलू कार्य ही करती थी। ये शूद्रों की तरह पुराण व महाकाव्य की कथा सुन सकती थी। कम उम्र में विवाह कर देते थे। संपत्ति के नाम पर केवल स्त्री धन होता था। विधवा स्त्री का जीवन अत्यंत कठोर होता था। गुप्त काल में सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। भानुगुप्त के एरण अभिलेख में लगभग 510 ईस्वी के दौरान हमें सती प्रथा का उल्लेख दिखाई देता है। संस्कृत साहित्यों में नारी अंग व रूप की चर्चा की गई है। पितृसत्तात्मक समाज में उनकी स्थिति निम्न थी। आइए अब हम बात करते हैं गुप्तकालीन राजनीतिक आयाम की। गुप्तों का जो अधिकार क्षेत्र था वो मुख्यतः उत्तर भारत था। गुप्त काल का अंत लगभग 550 से 555 ईस्वी के दौरान हो जाता है। 6वीं शताब्दी के आरंभ में गुजरात व पूर्वी मालवा पर हुणों का अधिकार हो जाता है। ये पहले गुप्तों के सामंत रहते थे। गुप्त शासन के पतन में उत्तराधिकार की समस्या, हुणों का आक्रमण व सामंती शक्तियों की महत्वाकांक्षा शामिल थी। गुप्त काल में ही हमें जो है अधिकारियों के पदों का सत्रीकरण दिखाई देता है। एक सामंती जैसी व्यवस्था जो है वो भी इस काल में हमें दिखाई देती है। अंत में चीनी यात्री फाहियान भारत आया और उसने लिखा, ऊपरी वर्ग के लोग सुखी संपन्न थे और ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन निम्न वर्ग की स्थिति ठीक नहीं रही थी। गुप्त काल का स्वर्णकाल संपूर्ण उपमहाद्वीप पर नहीं था। इस प्रकार समृद्ध वर्गों के लिए तो इतिहास के सभी काल स्वर्णकाल रहे हैं, लेकिन आम जन या जनता जनार्दन के लिए कोई स्वर्णकाल नहीं था।